सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी हिंदी व्याकरण के पाठ 4 को करेंगे। पाठ 4 का नाम है संधि। संधि का अर्थ है आपका जोड़ना। इस वाले पाठ की आपकी 3 वीडियो बनेगी, क्योंकि जो आपके संधि के भेद हैं 3, उसके आपके अलग अलग ही वीडियो बनेगी। हम अपने इस वाले पाठ को भी अपने पहले वाले पाठ के समान ही करेंगे। आप अपनी संधियों के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो आपकी इस पाठ में विशेष बातें हैं वह हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप अपनी संधि का अर्थ जान लीजिए। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उन वर्णों में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वहां पर आपकी संधि होती है। दो समीपवर्ती वर्णों में मेल तो आपका संयोग में भी होता है, लेकिन वहां पर आपका परिवर्तन नहीं आता है। आपके वर्ण संयोग और संधियों में केवल इतना ही अंतर है कि जब आपके दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होने पर उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है तब वहां पर आपकी संधि होती है। यदि आपके वर्णों का मेल होने के बाद उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो वहां पर आपका वर्ण संयोग होता है। हम अपनी इस वीडियो में मुख्य बातें ही संधि की देखेंगे। शेष बातें आप अपनी वीडियो को रोककर जो आपके सामने किताब रखी है इससे पढ़ सकते हैं, या जो आपके पास कोई भी हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें आप संधि वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका संधि की इन्होंने एक प्रकार से परिभाषा दी है कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। यह आपकी परिभाषा अधूरी है, क्योंकि जब तक आपके वर्णों का मेल होने के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है तब तक आपकी वहां पर संधि नहीं होगी। वर्णों के पारस्परिक मेल को संयोग भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपका संधि के 3 भेद दिए हुए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की वीडियो में हम अपनी स्वर संधि को समझेंगे। इस पाठ की आपकी 3 वीडियो बनेगी, क्योंकि संधि प्रकरण आपका समझने वाला विषय है, तो आप अपनी संधि प्रकरण में से स्वर संधि को आज समझेंगे। शेष जो आपके संधि के भेद हैं उनकी आपकी अलग अलग वीडियो बनेगी। अब आप अपनी स्वर संधि को समझ लीजिए। स्वर संधि में आपके 2 स्वरों का मेल होता है। 2 स्वर कहने से अर्थ है कि जब भी आपकी संधियां होती हैं वह आपकी 2 पदों के बीच होती है। उन 2 पदों में जो आपका पूर्व वाला पद होता है उसके अंतिम वाले वर्ण के साथ, और जो आपका बाद वाला पद होता है उसके पूर्व वाले वर्ण के साथ आपके दोनों वर्णों में संधि होती है। तो आपका यहाँ पर जो स्वर संधि इन्होंने बताई है वह आपकी है कि दोनों आपके वर्ण स्वर होने चाहिए, तभी आपकी स्वर संधि होगी। स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज की वीडियो में हम अपनी स्वर संधि के जो 5 भाग हैं इनको ही विस्तार से जानेंगे। स्वर संधि में जो आपका पहला भाग है दीर्घ संधि, उसको आप देख लीजिए। सामान्य रूप से आपको स्वर संधि में केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके जिन वर्णों का मेल होगा वह दोनों आपके स्वर ही होने चाहिए। अब आप अपनी दीर्घ संधि को समझ लीजिए। दीर्घ संधि में जो आपके वर्ण होंगे वह आपके सवर्ण होने चाहिए। जब आपके सहवर्णों का मेल होगा तो उनका दीर्घ रूप बन जाएगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आ का मेल होने के बाद उसका दीर्घ रूप आ बन गया है। यहाँ पर आपका आ दोनों ही आपके सवर्ण है, इनका मेल होने के बाद आपका दीर्घ रूप आ बन गया है। यहाँ पर जो आपके उदाहरण इन्होंने दिए हुए हैं आप इनको स्वयं देख लीजिए। इनमें से मैं आपका एक एक उदाहरण आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका मत प्लस अनुसार आपका लिखा हुआ है, पूर्व वाले पद के अंत में आपका आ स्वर आया हुआ है और बाद वाले जो आपका पद है उसके शुरू में आपका आ स्वर आया है। तो आपके आ का मेल होने के बाद आ दीर्घ रूप आपके शब्द में बन गया है, तो आपका शब्द बनेगा मतानुसार। आप इसका भी उदाहरण देख लीजिए। भोजन प्लस आल्य, यहाँ पर आपके पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आपका आ स्वर आया है और आपके बाद वाले पद के पूर्व में जो आपका वर्ण है वह आपका आ दीर्घ रूप वाला है। तो आपके दोनों वर्णों के मेल से आपका आ दीर्घ रूप वाला ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा भोजनालय। आपकी सभी संधियों में दीर्घ संधि सबसे सरल संधि है। इस वाली तालिका में आप देखेंगे कि आपका पहले वाले पद में
आ दीर्घ रूप आया है और बाद वाले पद में आपका अ उसका ह्रस्व रूप आया है। तो आपके इस नियम में होगा आ प्लस अ का आपका दीर्घ रूप बनेगा आ। विद्या प्लस अर्थी, तो आपका शब्द बनेगा विद्यार्थी। यहाँ पर जो आपकी तालिका है इसमें आपका आ प्लस आ दोनों का ही मेल होने के बाद आपका दीर्घ रूप आ हो जाएगा। यहाँ पर इस तालिका से आप अपना एक उदाहरण देख लीजिए। महा प्लस आत्मा, यहाँ पर आपके दोनों ही पदों में आ का स्वर आए हुए हैं, जिनका मेल होने के बाद आपका आ दीर्घ रूप ही हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा महात्मा। दीर्घ संधि का आपका नियम है कि आपके दोनों ही वर्ण सवर्ण होने चाहिए। यहाँ पर आपके उदाहरण में बताया गया है ई का आपका मेल होने के बाद ई उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना उदाहरण देख लीजिए, अभी प्लस ईस्ट, तो यहाँ पर आपके पूर्व पद के अंतिम वर्ण आपका ई और आपके बाद वाले पद का पूर्व वर्ण आपका ई है। दोनों ही वर्ण आपके सहवर्ण है। सहवर्ण का अर्थ होता है आपका कि आपके वर्ण ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व किसी भी रूप में हो, लेकिन वह आपके एक ही वर्ण वाले होने चाहिए। यहाँ पर आपके दोनों ई का मेल होने के बाद ई जो आपका दीर्घ रूप है वह हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा अभीष्ट। मैं आपकी तालिका से आपको केवल एक एक उदाहरण ही समझा रही हूँ। शेष उदाहरण आपके सामने आपकी तालिका में लिखे हुए हैं। आप अपनी वीडियो को रोककर उनको भी देख सकते हैं। इस वाली तालिका में आपका ई दोनों ही आपके सवर्ण है, तो आपका इनका दीर्घ रूप ई हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक उदाहरण देख लीजिए, कपि प्लस ईस, तो आपके कपि में जो आपका पूर्व वाला पद है इसके अंत वाले वर्ण में आपका ई का ह्रस्व रूप आया है और बाद वाले पद के पूर्व में आपका ई जो आपका ई का दीर्घ रूप है वह आया है। दोनों के मेल से आपका दीर्घ ई बन जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा कपीस। आपके शेष उदाहरण भी इसी प्रकार के उदाहरण है। यहाँ पर आपका ई प्लस ई आपका दोनों का मेल होने के बाद ई दीर्घ रूप हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक उदाहरण देख लीजिए, सची प्लस इंद्र, तो आपके पूर्व वाले पद के अंत में ई दीर्घ रूप में आया है और आपके बाद वाले पद के पूर्व में ई ह्रस्व रूप में आया है। दोनों का मेल होने के बाद आपका ई दीर्घ रूप हो गया है। तो आपका शब्द बनेगा सचिंद्र। शेष जो आपके शब्द यहाँ पर इस तालिका में बने हुए हैं वह भी आपके इसी नियम के शब्द हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ई प्लस ई आपके दोनों दीर्घ ई मिलने के बाद भी आपका दीर्घ ई रूप ही बनेगा, क्योंकि आपकी दीर्घ संधि का यही नियम है कि आपके दो सहवर्ण का दीर्घ रूप आपके संधि में हो जाता है। यहाँ पर अपना उदाहरण देख लीजिए, रजनी प्लस ईस, तो आपके ई के मेल से उसका दीर्घ रूप रजनीश, इस रूप में आपको अपना शब्द मिल जाएगा। शेष आपके उदाहरण इसी नियम के अनुसार हैं। इस वाली तालिका में देखेंगे आप अपने उ को आपका सहवर्ण होने के बाद उसका दीर्घ रूप उ आपके इसमें नियम में हो रहा है। तो आपकी इस तालिका में आपके इस नियम के अनुसार ही आपके सभी शब्द बने हुए हैं। आप अपने एक उदाहरण देख लीजिए, भानु प्लस उदय, यहाँ पर आपके पूर्व पद का अंतिम जो आपका वर्ण है वह आपका उ ह्रस्व उ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व जो आपका वर्ण है वह भी आपका उ ह्रस्व रूप ही है। दोनों उ के ह्रस्व रूप मिलने के बाद आपके उ दीर्घ रूप में हो जाएंगे। तो आपका शब्द बनेगा भानुदय। यहाँ पर जो आपका नियम इन्होंने दिया है, उ प्लस उ आपके दोनों उ मिलने के बाद दीर्घ उ हो जाएगा। आप अपना उदाहरण देख लीजिए, प्रभु प्लस ऊर्मी, तो आपके शब्द में पूर्व पद के अंत में आपका उ वर्ण आया हुआ है और बाद वाले पद में उसके पूर्व वर्ण में आपका उ दीर्घ रूप में आया हुआ है। तो दोनों उ का संधि होने के बाद आपके उ का दीर्घ रूप हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा प्रभूर्मी। यहाँ पर आप देखेंगे उ प्लस उ आपके दोनों ही दीर्घ रूप के उ हैं।
उन दोनों के मेल से जो आपका संधि वाला ऊ होगा वह भी आपका दीर्घ रूप ही होगा। उदाहरण देख लीजिए, भू प्लस ऊर्जा दोनों ही और आपके ऊ दीर्घ रूप वाले वर्ण हैं। उन दोनों ऊ वर्ण का मेल होने के बाद आपका भूर्जा आपके दीर्घ रूप में आपको दिखाई देगा। यह उदाहरण भी आपका इसी नियम का उदाहरण है। दीर्घ संधि की पहचान आप सबसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके दीर्घ संधि में आपके वर्णों का दीर्घ रूप ही आपको दिखाई देगा। दीर्घ संधि को करने के बाद आप अपनी स्वर संधि के दूसरे भाग जो है आपका गुण संधि, उसको समझ लीजिए। गुण संधि में यदि आपके पूर्व वाले पद के अंत में आ या आ स्वर आया हुआ है और उसके बाद जो आपका बाद वाला पद आता है उसके पूर्व वाले भाग में ई उ आए, तो आपके दोनों ही वर्णों में परिवर्तन होने के बाद आपके ई को ए आदेश हो जाता है और आपके उ को ओ आदेश हो जाता है। गुण संधि को हम किस प्रकार बनाएंगे आप अपनी तालिका से इसी वीडियो में समझ लीजिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर आपका दिखाया है, आ प्लस ई बराबर ए। आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आपका आ स्वर आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपका ई आया हुआ है, तो आपके आ और ई में आपका परिवर्तन होने के बाद ए रूप आपको मिल जाएगा। जब भी आप अपने किसी शब्द में ए की मात्रा को देखेंगे तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि वह आपका गुण संधि का ही शब्द है। आप अपनी इन छोटी छोटी पहचान से अपनी संधियों को पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपका राज प्लस इंद्र जो मिलने के बाद आपका शब्द बनेगा वह होगा राजेंद्र। शेष शब्द आपके इसी नियम के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपका गुण संधि में आपका जो नियम है आ प्लस ई बराबर ए। इससे पहले जो आपने अपना नियम देखा था उसमें आ के साथ ई का ह्रस्व रूप आया था, लेकिन यहाँ पर आपका आ के साथ ई का दीर्घ रूप आया है। लेकिन आपके नियम में कोई भी अंतर नहीं होगा, दोनों के मेल से आपका ए स्वर ही बनेगा। यहाँ पर आप अपना उदाहरण देख लीजिए, गण प्लस ईश दोनों ही शब्दों में आप देखेंगे कि पूर्व वाले पद का अंत में आ स्वर आया है और आपके बाद वाले पद में पूर्व में ई आपका दीर्घ रूप में आया है। दोनों ही स्वरों के मेल से आपका ए स्वर हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा गणेश। यहाँ पर आप देखेंगे आ प्लस ई आपका इन दोनों में संधि होने के बाद ए रूप हो जाएगा। इससे पहले जो आपने अपना नियम देखा था उसमें आपके आ का ह्रस्व रूप आया था, तो यह भी आपका उसी प्रकार का नियम है कि आपके पूर्व वाले पद में आ ह्रस्व रूप में आए या दीर्घ रूप में, बाद वाले पद में आपका पूर्व वाला वर्ण ई ह्रस्व रूप में आए या दीर्घ रूप में, उससे कोई भी प्रभाव नहीं होगा। दोनों के मेल से आपका ए स्वर ही बनेगा। यहाँ पर आप अपना उदाहरण देख लीजिए, यथा प्लस ईस्ट, तो आपका शब्द बनेगा यथेष्ट। यहाँ पर आप देख लीजिए आ प्लस ई दोनों ही आपके दीर्घ रूप के हैं, लेकिन इनके मेल से आपका ए स्वर ही बनेगा। यहाँ पर आपका उदाहरण है लंका प्लस ईश। यहाँ पर आपके पूर्व पद के अंत में दीर्घ आ आया है और आपके बाद वाले पद के पूर्व में दीर्घ ई आया है। दोनों के मेल से आपका ए वर्ण बन जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा लंकेश। शेष जो आपके उदाहरण ये आपकी वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी वीडियो को रोककर उन सभी को एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पर आपका गुण संधि का दूसरा नियम है जो मैंने आपको समझाया था कि यदि आपके पूर्व वाले पद में आ के बाद आपका उ आ जाए तो दोनों के मेल से आपका ओ बन जाता है। अभी आप अपनी गुण संधि में आ के बाद ई का मेल देख चुके हैं। अब आप अपने गुण संधि के ही दूसरे वाले भाग में जिसमें आपका आ के साथ आपके उ का मेल करने के बाद ओ जो आपका स्वर बनेगा उसको समझ लीजिए। आ प्लस उ दोनों के मेल से आपका ओ स्वर बन जाएगा। उदाहरण है आपका धर्म प्लस उदय। यहाँ पर आपके पूर्व पद के अंत में आ स्वर आया है और आपके बाद वाले पद के पूर्व में उ
आपका हस्र उ आया है, तो दोनों के मेल से आपका ओ स्वर बन जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा धर्मोदय। शेष जो आपके उदाहरण हैं उनको भी आप एक बार जरूर अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपसे उदाहरण देकर ही आपकी गुण संधि के बारे में पूछ लिया जाता है, या आपसे संधि विच्छेद करने के लिए जो कहा जाता है वह आप अपने इन उदाहरणों से ही सीख सकते हैं। यहाँ पर आपका आ प्लस उ, इन दोनों के संधि होने के बाद ओ रूप आपको मिलेगा। उदाहरण आप देख लीजिए। महा प्लस उदय, पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आपका आ दीर्घ रूप में है, और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपका उ हस्र रूप में है। दोनों के मेल होने पर आपको ओ स्वर की प्राप्ति होगी, तो आपका शब्द बनेगा महोदय। अ प्लस उ, आपकी संधि होने के बाद ओ रूप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आ आपका हस्र रूप में है, उ आपका दीर्घ रूप में है, लेकिन गुण संधि में आपका इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कौन सा आपका हस्र है या दीर्घ। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि आपके पूर्व वाले पद के अंत में आपका आ सहावर्ण आ जाए, और बाद वाले पद में आपका उ या ई कोई भी आपका सहावर्ण आ जाए, तो आपके ई के स्थान पर ए हो जाएगा, उ के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। तो आप अपने इसमें उदाहरण देख लीजिए। जल प्लस उर्मी, यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व पद के अंत में आपका आ स्वर आया है, और आपके बाद वाले पद के पूर्व में आपका उ वर्ण दीर्घ रूप में आया है। दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा जलोर्मी। यहाँ पर आपका आ प्लस उ दोनों ही आपके दीर्घ रूप आए हैं। दोनों ही दीर्घ रूप होने के बाद भी आपका ओ स्वर ही आपको प्राप्त हो रहा है। उदाहरण आप समझ लीजिए। गंगा प्लस ऊर्मी, यहाँ पर आपके पूर्व पद के अंतिम वर्ण आपका आ दीर्घ रूप में है, और आपके बाद वाले पद का पूर्व वर्ण उ आपका दीर्घ रूप में है। दोनों में संधि होने के बाद आपका ओ वर्ण हो जाएगा, और आपका शब्द बनेगा गंगोर्मी। शेष जो आपके उदाहरण हैं उन पर अभ्यास आप जरूर कीजिए। संधियों में आप अपने वर्णों पर जितना अभ्यास करेंगे उतने ही संधि आपको आसानी से याद हो जाएगी, आप उनको उतनी ही आसानी से फिर पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपके गुण संधि का ही तीसरा नियम इन्होंने आपको बताया है, जिसमें आपका है यदि आ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने पर अर बन जाता है। अब तक आपने अपनी गुण संधि में नियम देखा है कि आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ या आ हो, और उसके बाद आपका ई सहावर्ण उ सहावर्ण आए, तो आपका ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर आपका ओ हो जाता है। यहाँ पर आपके नियम में बताया गया है कि आपके आ के बाद यदि री आए तो आपका अर बन जाएगा। आप इसको एक बार समझ लीजिए। अ प्लस री, इन दोनों की संधि होने के बाद आपको जो शब्द प्राप्त होगा वह होगा अर। यहाँ पर आप अपना उदाहरण देख लीजिए। देव प्लस ऋषि, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आ है, और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण री है। इन दोनों की संधि होने के बाद आपका जो शब्द बनेगा वह होगा देव ऋषि। आप अपने अर से अपनी गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। जहाँ भी आपके शब्द में आपको र आधे रूप में दिखाई देगा, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपकी गुण संधि हुई है। आप अपने इसी नियम का अगला उदाहरण देख लीजिए। आ प्लस री, इन दोनों में संधि होने के बाद आपका अर बन जाएगा। यहाँ पर आप अपने पूर्व वाले पद में आ का दीर्घ रूप देखेंगे। इससे पहले आपने अपने पूर्व वाले पद में आ का हस्र रूप देखा था। यहाँ पर आप अपने उदाहरण से समझ लीजिए। महा प्लस ऋषि, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का बाद वाला वर्ण आ दीर्घ रूप वाला है, और आपके बाद वाले का पूर्व वाला वर्ण आपका री आया हुआ है। इन दोनों में संधि होने के बाद जो आपका शब्द बनेगा वह होगा महर्षि। मुझे उम्मीद थी कि आपका यह पाठ मैं 3 वीडियो में पूर्ण कर लूँगी, लेकिन आपकी स्वर संधि ही इतनी दीर्घ रूप में हो रही है कि आपकी स्वर संधि की ही मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेगी,
क्योंकि यदि मैं आपकी स्वर संधि की एक ही वीडियो बनाती हूँ तो वह वीडियो भी आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको समझने में भी थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि संधियां आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समझकर ही उनको करना होता है और आप अपने शब्दों पर भी अभ्यास साथ साथ करते रहिए। आपकी स्वर संधि के जो 3 भाग आपके शेष हैं उसमें आपका वृद्धि संधि, यण संधि और जो आपकी अयादि संधि है उनको मैं आपकी अगली वीडियो में कराऊंगी। उस वीडियो का जो नाम होगा वह आपका दीर्घ संधि पार्ट 2 के नाम से होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।